नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है गरीबी। इस टॉपिक का आपका पूरा महा रिवीजन कराया जाएगा, एक एक चीज़ आपको सही से समझाई जाएगी और जितनी भी समितियां हैं गरीबी से रिलेटेड उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पूरा क्लास अटेंड करके, पूरी वीडियो देखकर। तो पूरा फोकस बनाए रखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी फीस आपको सिर्फ 370 देनी है। इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट सोल्यूशन और पीडीएफ दी जाएगी। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी आपको हर टॉपिक के दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में बहुत ही सहायता मिलेगी। 30 से 40 मॉक टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप 40,000 प्रति महीने की सैलरी कम से कम अपने अकाउंट में देखना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। तो आज का हमारा टॉपिक है गरीबी। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां पर आपके 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं आने वाली परीक्षा में। यह आपके सिलेबस में भी दिया गया है और 5वें नंबर पर आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। एक शॉर्ट डेफिनेशन है गरीबी की, क्या है? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। क्लियर है आपको? गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। क्लियर आपको? एक परिभाषा ये हो गई और एक परिभाषा और क्या है गरीबी की? गरीबी से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का ना होना है। क्या? जो आपकी न्यूनतम आवश्यकता है वो भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो आप गरीबी रेखा में आते हैं। ये परिभाषा है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति या समूह को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तब उस व्यक्ति या वर्ग समूह को गरीब कहेंगे। क्लियर आपको? आजकल तो एक मूल आवश्यकता आपकी इंटरनेट भी बन गई है। अगर आपके फोन में रिचार्ज नहीं है तो भी आप गरीबी की रेखा में माने जा सकते हो सकता है भविष्य में ऐसी परिभाषाएं बनाई जाएं। क्लियर आपको? क्योंकि भविष्य परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। जो आपका वर्तमान है उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे तो भविष्य के अनुसार आपका बदल जाएगा, तो परिभाषाएं भी बदलेंगी। रोटी, कपड़ा, मकान ये बहुत पुरानी परिभाषा हो गई है। अब ज्यादातर लोगों को ये मिल जाता है, लेकिन और भी आवश्यकताएं हैं आपकी। स्वास्थ्य की, जो आपका अगर सही से आपको इलाज नहीं मिल पा रहा, वो भी एक गरीबी का है। ठीक है, सामान्य रूप से एक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए जितनी आय की आवश्यकता है उससे कम आय होने पर उसे गरीब माना जाता है। ठीक है, क्या है परिभाषा? कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जितनी आय की आवश्यकता है उससे कम आय होने पर उसे गरीब माना जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति की आय अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे खाना, वस्त्र, मकान, चिकित्सा आदि की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। क्लियर आपको? इसका मुख्य कारण आय सृजक संपत्तियों व रोजगार की अवसरों की कमी है। क्लियर आपको? कि आय सृजक जो संपत्तियां हैं उनकी कमी है और रोजगार के अवसर भी कम है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है, जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो FAO है, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम निदेशक लॉर्ड बॉयड और पहले व्यक्ति थे। कौन? वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1945 में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपयोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना था। क्लियर आपको? तो ये उपभोग के आधार पर गरीबी की परिभाषा थी कि उन्होंने 1945 में माना
कि अगर कोई व्यक्ति 2300 कैलोरी से कम उपभोग करता है तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। क्लियर है आपको? लेकिन ये परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। गरीबी के प्रकार क्या है सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है? आज के बाद आप दोबारा गरीबी के प्रकार के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो गरीबी के प्रकार कौन से हैं? एक होती है आपकी निरपेक्ष गरीबी या संपूर्ण गरीबी, और दूसरी होती है आपकी सापेक्ष गरीबी या तुलनात्मक गरीबी। क्लियर है आपको? निरपेक्ष गरीबी क्या है? निरपेक्ष गरीबी देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाती और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। क्लियर है आपको? तो निरपेक्ष गरीबी देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाती और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। क्लियर है आपको? निरपेक्ष गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जा सकता है। क्लियर आपको? किसके आधार पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जा सकता है। निरपेक्ष गरीबी क्या है? देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर को नहीं प्राप्त कर पाती है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। क्लियर आपको? निरपेक्ष गरीबी को संपूर्ण गरीबी कहते हैं। विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी होती है। क्लियर आपको? निरपेक्ष गरीबी क्या है? ये संपूर्ण गरीबी होती है। अब इसको संपूर्ण गरीबी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर कोई तुलना नहीं होती है, ठीक है? आपके पास वाकई में चीजें कम है। क्लियर आपको? तो ये संपूर्ण गरीबी होती है। और सापेक्ष गरीबी क्या होती है या तुलनात्मक गरीबी क्या होती है? सापेक्ष गरीबी आय में पाए जाने वाली असमानता को प्रकट करती है। क्लियर आपको? जैसे आप एक आईएएस का लेंगे और एक कांस्टेबल का लेंगे, ठीक है? तो जो कांस्टेबल है पुलिस में और जो आईपीएस है तो उसकी सैलरी ज्यादा है, उसकी तुलना में वो कांस्टेबल गरीब है, ठीक है? जैसे कोई बिजनेसमैन है, करोड़पति बिजनेसमैन है, और कोई एक लखपति व्यक्ति है, तो लखपति व्यक्ति करोड़पति से गरीब है। क्लियर आपको? तो इसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यहां पर उपभोग का कोई अंतर नहीं होता, उपभोग लगभग सभी बराबर कर रहे होते हैं, लेकिन जो तुलना है, ठीक है, वो आय में तुलना के आधार पर इसको सापेक्ष गरीबी या तुलनात्मक गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का बोध कराती है। क्लियर है आपको? दूसरे शब्दों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष गरीबी का बोध कराता है। यदि कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से कम है, तब यह सापेक्ष गरीबी दर्शाने वाला कथन होगा। क्लियर है आपको? सापेक्ष गरीबी का मापन विकसित देशों में किया जाता है। सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी भी कहते हैं। क्लियर आपको? तो ये दोनों परिभाषाएं आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा इनको एक पेपर पे नोट कर लीजिए और उन्हें एक दो बार देखेंगे, ठीक है? हर हफ्ते आपको इनको एक दो बार रिवीजन करना होगा, तो आपके एग्जाम तक बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। क्लियर आपको? अब बात करते हैं सापेक्ष गरीबी का मापन दो विधियों से किया जाता है। क्लियर आपको? कौन कौन सी दो विधियां हैं वो? एक तो है आपका लॉरेंज वक्र विधि। क्लियर आपको? कौन सी है? लॉरेंज वक्र विधि। और दूसरी है आपकी गिनी गुणांक विधि। क्लियर आपको? भारत में निर्धनता के मापन के निम्न दो आधार निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका न्यूनतम कैलोरी उपभोग और दूसरा है प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। क्लियर आपको? न्यूनतम कैलोरी उपभोग वही है जो 1945 में उन्होंने परिभाषित किया था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब न्यूनतम कैलोरी उपभोग क्या है? नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाता है। क्लियर आपको? तो नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाता है। लेकिन ये परिभाषा देखिए बहुत ओछी परिभाषा है। पूछिए क्यों? अगर कोई मीठा ज्यादा खा लेगा तो उसकी कैलोरी तो बहुत कम पैसों में पूरी हो जाएंगी, लेकिन क्या वो सही होगा? नहीं। यहां पर एक उचित संतुलित आहार की बात होनी चाहिए। मीठे में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। अगर आप 2-3 रसगुल्ले खा लें एक दिन में
तो आपको बहुत ज्यादा कैलोरी मिल जाएंगी। क्लियर है आपको? तो यहां पर यह परिभाषा बहुत ही ओछी है, बहुत ही निम्न दर्जे की है, लेकिन सरकार इसके अनुसार कार्य करती है, तो आपको यह पढ़नी पड़ेगी। नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाता है। जुलाई 2014 में जारी रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2155 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति निर्धन माना गया है। तो रंगराजन समिति की रिपोर्ट जो जुलाई 2014 में जारी हुई, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति निर्धन माना गया है। क्लियर है आपको? अन्य तथ्य क्या है गरीबी के बारे में, उनको आप समझेंगे। गरीबी का मापन करने के लिए संस्था नीति आयोग है। कौन सी है? नीति आयोग इसकी संस्था है गरीबी का मापन करने के लिए, जिसे पहले योजना आयोग कहते थे। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का मापन का आधार कैलोरी उपभोग व्यय है। क्लियर है आपको? क्या है? कैलोरी उपभोग व्यय है। गरीबी के डेटा का आंकड़े एनएनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय पति दर सर्वेक्षण कार्यालय एकत्र करता है। क्लियर आपको? परंतु 23 मई 2019 को इसका नाम बदलकर एनएसओ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर आपको? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया है। गरीबी रेखा क्या है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। वह न्यूनतम आय जिनके बिना वह न्यूनतम आय जिसके बिना व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, क्या कहलाती है? गरीबी रेखा कहलाती है। क्लियर आपको? क्या कहलाएगी? गरीबी रेखा कहलाएगी। वह न्यूनतम आय जिनके बिना व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, क्या कहलाएगी? गरीबी रेखा कहलाएगी। समय के आधार पर गरीबी के प्रकार। चिरकालिक गरीबी क्या होती है? जो लगातार बनी रहे। अल्पकालिक गरीबी, जैसे कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा तो बहुत से घरों में अल्पकालिक गरीबी आ गई। और तीसरा आता है गैर निर्धन। ठीक है? तो गरीबी के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो आय के संसाधन कम हो जाएंगे। गरीबी का पूर्ण चक्र। ठीक है? महंगाई होगी तो खर्चा आपके बढ़ जाएंगे तो गरीबी आ जाएगी। सामाजिक सेवाओं तक पहुंच का अभाव। अब सामाजिक सेवाएं क्या हैं आपकी, जो पब्लिक सेक्टर में होते हैं, जैसे आपका अस्पताल है बहुत दूर बना है, सरकारी अस्पताल, तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा? आपका जो खर्चा है, आप किसी प्राइवेट में जाएंगे तो वहां पे खर्चा आपका बढ़ जाएगा। रोजगार का अभाव। ठीक है? उद्योगों का अभाव। कृषि की उत्पादकता में कमी, तो कृषि में उत्पादन कम हो रहा है, अब तो काफी बढ़ गया है। शिक्षा में कमी। ठीक है? और सामाजिक प्रथाएं। सामाजिक प्रथाएं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती हैं गरीबी के लिए, लेकिन वर्तमान में सामाजिक प्रथाएं काफी बदल चुकी हैं। अब सामाजिक प्रथाएं क्या कैसे जिम्मेदार हो सकती हैं गरीबी में? आप जैसे एक सोचिए कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है ना, उच्च कुल में उसने जन्म लिया, ब्राह्मण है और वो गरीब है, तो क्या वो मजदूरी करने जा सकता है? उसके ऊपर सामाजिक दबाव है, लोग उस पर हंसेंगे कि मजदूरी करने जा रहा है। क्या वो ठेला लगा सकता है? नहीं, क्योंकि उस पर लोग दबाव बनाएंगे, अरे तुम ठेला लगा रहे हो। तो ये सामाजिक प्रथाएं हैं। अब वो नहीं कर सकता ये सब, उसके ऊपर सामाजिक दबाव है, सामाजिक जो उसका अपयश मिलता है, सामाजिक लोग हंसते हैं उसके ऊपर, ये उसके ऊपर दबाव है। तो यहां पर ये कारण भी है कि वो नहीं कर सकता है ऐसे कार्य जहां पर उसको आसानी से आय मिल सकती है। तो इसके कारण क्या करते हैं, ब्राह्मण परिवार में काफी लोगों ने, आपने भी सुना होगा, प्रयागराज में एक परिवार ने पूरी आत्महत्या कर ली क्योंकि वो काफी गरीब थे। 2-4 दिन पहले की बात है। तो ये सब कारण होते हैं। सामाजिक प्रथाएं बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं हर एक पहलू में जीवन के। गरीबी से संबंधित समितियां कौन सी हैं, उनके बारे में आप समझ लेते हैं। ठीक है? वाईके अलग समिति। ठीक है? वाईके अलग समिति, ये क्या है? गठन इसका हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1979 में सौंपी और कहा, कैलोरी के आधार पर इसने सर्वप्रथम गरीबी का मापन किया। ठीक है?
ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने 2400 कैलोरी बताया था और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी बताया था। डीटी लकड़वाड़ा समिति गठन हुआ था 1989 में, रिपोर्ट सौंपी उन्होंने 1993 में, ठीक है। और ग्रामीण कृषि श्रमिक थे और शहरी औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक माने इन्होंने गरीब है। इन दोनों के मापन का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को रखा। क्लियर है आपको। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन इसका 2005 में हुआ, रिपोर्ट इन्होंने सौंपी 2009 में। इनकी समिति का आधार, यहां पर आधार होगा न्यूनतम उपभोग व्यय था। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए माह अगर कोई खर्च करता है, 27 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है तो वो गरीब है, ठीक है। उससे कम करता है, इससे ज्यादा करेगा तो वो गरीब नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में अगर कोई 1000 रुपए प्रति माह खर्च करता है, 33 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। यह उस समय की बात है। इसके अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 21.9% थी। कब? 2005 में, ठीक है। रंगराजन समिति इसका गठन 2012 में हुआ था और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी 2014 में। क्लियर है आपको। तो इनकी समिति का आधार भी न्यूनतम उपभोग व्यय था। इन्होंने क्या कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए यानी कि 32 रुपए प्रतिदिन अगर कोई खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों में अगर 1407 रुपए कोई खर्च करता है या 47 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। इससे कम वाले गरीब है। इसके अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 29.5 थी। कब? 2014 में, जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। क्लियर है आपको। गरीबी दूर करने के उपाय क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, जीडीपी में वृद्धि, जिसे आपका घरेलू, ठीक है, उत्पाद कहते हैं। आय के आधार पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है आपको। सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म होता है जीडीपी का हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। आय के वितरण में सुधार, कि कोई एक बहुत करोड़पति है और कोई बहुत कम एकदम गरीब है, तो आय के वितरण को सही करना। कृषि का विकास। अब आय का वितरण कैसे खराब होता है आप इससे समझ लीजिए कि सेम स्कूल है और सेम बच्चे हैं, ठीक है। जो सरकारी शिक्षक है उसको 50 से 1 लाख रुपए, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिल रही है। वहीं पर शिक्षा मित्र है, वही कार्य वो भी कर रहा है, उसको 10,000 सिर्फ मिल रहा है। तो ये आय के वितरण में यहां पर सुधार होने की आवश्यकता है ना। ऐसे अनुदेशक हैं, उन्हें सिर्फ 7,500 रुपए मिल रहे हैं। आज के समय में 7,500 रुपए में क्या हो सकता है किसी व्यक्ति का, मतलब नरेगा वाले से भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो इन चीजों में सुधार की आवश्यकता है। कृषि का विकास, ठीक है। कीमत स्तर में स्थिरता। गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान। गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान। भारत में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं कौन कौन सी थी उनके बारे में मैं आपको एक बार छोटे से संक्षिप्त जानकारी दूंगा और इनके बारे में आप कहेंगे तो अलग से भी पढ़ा दूंगा। अंत्योदय योजना 1970 से 1978 तक चली थी, ठीक है, आई थी ये। इंदिरा आवास योजना 1985 में आई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आई और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई। तो ये सभी योजनाएं गरीबी को हटाने के लिए आई, ग्रामीण लोगों को या शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए आई। जैसे अभी नरेगा चल रहा है या मनरेगा, आप जो भी कहें, वो भी क्या है, गरीबी को कम करने के लिए है, लोगों को रोजगार देने के लिए है। क्लियर आपको। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इससे जुड़े कई बार प्रश्न आते हैं आपके सामने, उनको आप देख लीजिएगा। 1974 से 1979 तक रही थी ये, ठीक है। और ये किस पे आधारित थी? ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर आपको। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ जैसे का नारा दिया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ गरीबी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही जानकारी दे सकूं, आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। वैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है पिछले 10-15 दिनों से, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगातार आपको तक अच्छी चीजें पहुंच सके, आप लगातार अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर मैसेज कर सकते हैं। यह सिर्फ आपको 370 रुपए में मिल जाएगा। 370 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट और पीडीएफ और उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। हर हफ्ते आप 3 से 4 मॉक टेस्ट कर सकते हैं और स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही सहायता करेंगे। क्लियर आपको।
इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको गरीबी टॉपिक का एक अच्छा रिवीजन कराने के लिए, एक अच्छा आपको कंटेंट देने के लिए। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, सबसे जरूरी है पढ़ाई करते रहिए। शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आ जाएगी, एग्जाम की डेट आ जाएगी, उसकी चिंता मत करिए, वो तो आनी ही है। सबसे ज्यादा जरूरी चिंता है कि हम अपनी तैयारी को और से अच्छा और कितना अच्छा कर सकें। क्लियर? आपको कम से कम 3 से 3.5 घंटे इस भर्ती के लिए निकालिए, पढ़ने के लिए कम से कम। जब तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए, एग्जाम की डेट आ जाए, फिर आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं सिर्फ इस भर्ती के लिए। आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। 3 घंटे इसके लिए केवल फिक्स कर दीजिए, बाकी अन्य तैयारी करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।